Hello, I am Professor L. K. Gavel, Department of Computer Science, Government GSG PG College, Balod, Chhattisgarh. This lecture is prepared for PCA first semester, first year, subject Web Technology and E-Commerce, paper 5th, Unit 4, DHTML and JavaScript. This is the 7th lecture. This is the last lecture for Unit 4, DHTML and JavaScript. In this lecture, we have covered all the remaining topics such as client side JavaScripting, server side JavaScript, embedding JavaScript in HTML, handling events, some important function in JavaScript, and introduction about Visual Basic. What is the client side JavaScript? Client side JavaScript is the most common form of this language. This script can be used in HTML document that interpreted by the browser. जो अभी तक हमने जावास्क्रिप्ट का जो यूज़ कर रहा था जो वेब पेज बनाने में, एक्चुअल में वो क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट है, क्योंकि क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट के कोड को ब्राउज़र के द्वारा इंटरप्रेट किया जाता है। हम जावास्क्रिप्ट के द्वारा डायनेमिक HTML हम बना रहे हैं और ये बहुत ही यूज़फुल है क्लाइंट साइड के लिए, क्योंकि क्लाइंट साइड में हमको जब भी कोई फॉर्म या कोई डॉक्यूमेंट्स हम बना रहे हैं तो सारा इन्फॉर्मेशन क्लाइंट साइड में ही चेक हो जाना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम बात करें कि यदि हम कोई ईमेल एड्रेस भर रहे हैं तो ईमेल एड्रेस वैलिड है या इनवैलिड है, उसको हमको क्लाइंट साइड में ही चेक करना है। तो जैसे ही यूज़र यदि फॉर्म को सबमिट करता है, यदि वहाँ पर कोई डेटा गलत भरा गया है तो वो तुरंत यूज़र को बता देगा कि कौन सा जगह पे क्या भरना है और क्या सही भराया है या नहीं भराया है, तो उसको कैसे हमको सही भरना है। मतलब फॉर्म को सर्वर को भेजने के पहले ही हमको क्लाइंट साइड में सारा इन्फॉर्मेशन चेक हो जाना चाहिए और चेक होने के बाद हमको जो इन्फॉर्मेशन है वो सर्वर को सबमिट होना चाहिए। तो क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट में हम यही सब चीज़ों को चेक करते हैं। हमारा जो वेब पेज जो बना रहे हैं वो बहुत ही इंटरेक्टिव होना चाहिए। जैसे हम किसी बटन को क्लिक कर रहे हैं, किसी लिंक को नेविगेट कर रहे हैं या कोई एक्शन अदर कर रहे हैं, जैसे माउस क्लिक कर रहे हैं या किसी टेक्स्ट में कोई फोकस जा रहा है या वहाँ से कोई फोकस हट रहा है, तो बहुत सारे चीज़ें जो होती है जो इंटरेक्टिव वेब पेज को बनाने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो कहलाता है क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्टिंग। तो जनरली अभी तक हमने जितने भी प्रकार के प्रोग्राम हमने बनाए HTML में जावास्क्रिप्ट का जो यूज़ करके बनाए हैं वो एक्चुअल में सारे के सारे प्रोग्राम जो है क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्टिंग है, क्योंकि हम जो भी कोडिंग कर रहे हैं वो क्लाइंट साइड में ब्राउज़र इंटरप्रेट कर रहा है और उसी इंटरप्रेट के द्वारा ही यदि सही है तभी उसका इन्फॉर्मेशन हमको दिख रहा है और उसी इन्फॉर्मेशन को ही हम सर्वर में जब भेजेंगे। तो क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्टिंग का मतलब यही हुआ कि जो यूज़र है जो यूज़ कर रहा है वो जो फॉर्म भर रहा है या जो वहाँ पर डिफ़ाइन कर रहा है या डिज़ाइन कर रहा है वो सारा इन्फॉर्मेशन को क्लाइंट साइड में ही चेक करना और चेक करके वैलिड इन्फॉर्मेशन है उसको सर्वर को भेजना, इसी को हम बोलते हैं क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट। दूसरा है सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट। सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट जो होता है वो सर्वर के इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए होता है और वहाँ पर वो सर्वर में वो रन होता है, जिसका इफ़ेक्ट हमको यहाँ पर पता नहीं चल पाता। हम यहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन को जो भेजते हैं, कोई सर्च करना चाहते हैं और उस सर्च करेंगे तो वो कहाँ जाएगा, डेटाबेस में जाएगा। डेटाबेस में वो सर्च करने के बाद वहाँ से उस डॉक्यूमेंट्स को वापस हमको क्लाइंट साइड में जो भेजेगा। तो ऐसा जो स्क्रिप्टिंग जो होता है जो सर्वर साइड में रन होता है उसको हम बोलते हैं सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट। एक्चुअल में दैट इज़ अ कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट और सर्वर। क्लाइंट के द्वारा कोई इन्फॉर्मेशन को सर्वर को भेजना, सर्वर उसको एक्सिक्यूट करना और एक्सिक्यूट करने के बाद उसके जो भी रिज़ल्ट आता है उसको वापस हमको क्लाइंट साइड में भेज देना।
तो एक्चुअल में सर्वर साइड में भी क्लाइंट साइड का जावास्क्रिप्ट भी रन करना पड़ता है वहाँ पर। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से क्या स्टेप्स है जो जावास्क्रिप्ट को हम सर्वर साइड में हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लाइंट साइड में जो जावास्क्रिप्ट होता है वो पूरे के पूरे HTML पेज होता है जहाँ पर हम यूज़ करते हैं, जबकि सर्वर साइड जो स्क्रिप्टिंग होती है वहाँ पर हम HTML पेज तो होता ही है, साथ ही साथ हम उसको कंपाइल किया जाता है। कंपाइल करने के बाद उसके बाइट कोड होता है जिसको एक्जीक्यूटेबल फाइल बनाया जाता है, और ये जो एक्जीक्यूटेबल फाइल होता है, जो एप्लीकेशन होता है, वो वेब सर्वर पर रन होता है, और उसको वो वेब सर्वर में जो रन जो करता है वो करता है जावास्क्रिप्ट रन टाइम इंजन। एक्चुअल में जावास्क्रिप्ट रन टाइम इंजन ही जावास्क्रिप्ट को सर्वर साइड में रन करता है, और इसलिए जब भी हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग करते हैं तो वहाँ पर 2 स्टेज में हमारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। पहला स्टेज जो होता है, हमको एक HTML पेज क्रिएट करना पड़ता है जिसमें क्लाइंट साइड और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग दोनों स्टेटमेंट होता है, और उसको जावास्क्रिप्ट फाइल करते हैं। इस फाइल को कंपाइल किया जाता है और एक सिंगल एक्जीक्यूटेबल फाइल बनाया जाता है। उसके बाद दूसरा स्टेप जो होता है, उस स्टेप में जो पेज एप्लीकेशन रिक्वेस्ट भेजता है क्लाइंट साइड से ब्राउज़र के द्वारा, और वो रिक्वेस्ट को जो रन टाइम इंजन होता है वो यूज़ करता है, चेक करता है और नया HTML पेज जनरेट करता है, और उस जो नया HTML पेज जनरेट करता है फिर उसको भेज देता है क्लाइंट साइड में। तो इस प्रकार से हमारा जो जावास्क्रिप्ट का जो सर्वर साइड में जो प्रोग्रामिंग होता है वो 2 स्टेज में कंप्लीट होता है। मतलब पहला स्टेज तो ये हो गया कि हम कंपाइल करके एक बाइट कोड बना देते हैं जिसमें जावास्क्रिप्ट HTML पेज होता है, और दूसरा जैसे ही हमारा रिक्वेस्ट जाता है किसी इन्फॉर्मेशन को सर्च करने के लिए, तो वहाँ पर जो जावास्क्रिप्ट रन टाइम जो इंजन होता है वो फैच करता है, वो इन्फॉर्मेशन को चेक करता है, फिर रन करता है जावास्क्रिप्ट के रन टाइम इंजन के द्वारा। वहाँ से जो डिटेल्स जो डेटा मिलता है उस डेटा के साथ फिर से वो HTML पेज बना के वापस हमको रिटर्न कर देता है क्लाइंट साइड में, और इस प्रकार से क्लाइंट साइड में हमको एक नया पेज दिख जाता है, रिजल्ट पेज जिसको हम बोल सकते हैं, वो दिखता है और इस तरीके से हमारा जावास्क्रिप्ट का जो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट जो है वो उसको HTML में कितने प्रकार से एम्बेडेड कर सकते हैं। तो क्लाइंट साइड में जो जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो 4 प्रकार से हम एम्बेडेड करते हैं। मतलब हम HTML पेज में जावास्क्रिप्ट को कैसे यूज़ करना, कितने प्रकार से हम उसको यूज़ करते हैं। 4 प्रकार से यूज़ करते हैं। एक तो होता है इनलाइन, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। इनलाइन में स्क्रिप्ट के साथ जो टैग होता है, स्क्रिप्ट का ओपन टैग और स्क्रिप्ट का क्लोज टैग में हम लिखते हैं। दूसरा होता है एक्सटर्नल फाइल के द्वारा, जो पहले हमने देखा कि एक्सटर्नल फाइल में सोर्स यूज़ करके, जहाँ पर हम एक्सटर्नल फाइल बना देते हैं, सोर्स करके उसका पाथ डिफाइन कर देते हैं, और एलएन जो एक टैग होता है ये भी हमने पिछले में देख चुके हैं। तीसरा प्रकार का होता है इवेंट्स के द्वारा। कोई भी इवेंट्स, जैसे हम ऑन क्लिक इवेंट हुआ, माउस ओवर क्लिक हो गया, इस इवेंट्स के द्वारा हम जावास्क्रिप्ट को एम्बेडेड करते हैं। जैसे मान लो हमने कोई फॉर्म बनाया है, फॉर्म बनाने के बाद मान लीजिए हमको उसको चेक करना है या वेरीफाइड करना है या उसको सर्वर को भेजना है, तो जैसे ही हमने बटन को क्लिक करेंगे तो वो इंटरनली फॉर्म को चेक करेगा। चेक करने के बाद यदि कहीं गलती होगा तो वो उसको बता देगा, और सही होगा तो सर्वर को भेज देगा। तो इस प्रकार से हम HTML को ऑन क्लिक या ऑन माउस इवेंट्स के द्वारा हम उसको एम्बेडेड करते हैं। तीसरा प्रकार का है URL के द्वारा, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट कॉलन प्रोटोकॉल करके हम जावास्क्रिप्ट को हम एम्बेडेड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जावास्क्रिप्ट को HTML पेज में 4 तरीके से हम एम्बेडेड करते हैं, या एम्बेडेड का मतलब होता है यूज़ करना। हमारे HTML पेज में किस प्रकार से हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे, तो इसी को हम थोड़ा सा डिटेल्स में हम देख लेते हैं। जैसे कि हमने बताया कि HTML डॉक्यूमेंट जावास्क्रिप्ट हेड और बॉडी टैग में हम यूज़ करते हैं। जैसे हमने पहले करते आए स्क्रिप्ट लैंग्वेज के द्वारा, स्क्रिप्ट ओपन करेंगे, उसके बाद जावास्क्रिप्ट का कोड होगा, उसके बाद स्क्रिप्ट क्लोज होगा, तो HTML टैग
में हमने यूज़ किया। एग्जाम्पल के द्वारा आप देख सकते हो, ऑलरेडी आपने पहले से ही इसको पढ़ लिए हैं, चेक कर लें। फिर भी हम इस टॉपिक में इसको डिक्लेयर कर रहे हैं क्योंकि ये एक आपका एक अलग टॉपिक दिया हुआ है कि किस प्रकार से हम एम्बेडिंग करना है। तो इसका एग्जांपल है, देखिए जावास्क्रिप्ट में हमने लिखा टाइप जावा टेक्स्ट ऑब्लिक जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का स्टेटमेंट जो भी लिखना है जैसे पहले लिखते आ रहे हैं, ये हेड सेक्शन में हो गया। उसी प्रकार से हम बॉडी सेक्शन में भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसको दोनों सेक्शन में यूज़ कर सकते हो आप, हेड सेक्शन में भी हम यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के कोड को, और बॉडी सेक्शन में भी हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हैंडलिंग इवेंट्स। तो इवेंट्स क्या होता है, हम इवेंट्स को कैसे हम हैंडल करेंगे। इवेंट्स एक्चुअली में क्या होता है कि इवेंट्स का मतलब होता है कि हम कोई भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड इवेंट। जैसे हम माउस को मूव कर रहे हैं, या माउस के बटन को हम क्लिक कर रहे हैं, या कीबोर्ड से हम कोई बटन को क्लिक कर रहे हैं, ये इस प्रकार से सारे कहलाता है इवेंट्स। या जैसे कोई URL दिया हुआ है जिसमें हमने लिंक बनाया है, उस लिंक को हम क्लिक कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो लिंक है उसका कलर कैसे चेंज हो जाएगा, या स्टार्टिंग में जो कलर विजिटेड कलर है या एक्टिव कलर है, इस प्रकार से उसके कलर को हम कैसे चेक करेंगे, चेंज करेंगे। तो URL को हम कैसे चेंज करेंगे, रन टाइम हम कैसे वहाँ पर कोई इमेज ला सकते हैं, रन टाइम हम कैसे कोई इन्फॉर्मेशन को हम भेज सकते हैं। तो इस प्रकार से जो एक्शन है एक्चुअल में उसको हम इवेंट बोलते हैं। और एक्शन जो हमारे डिवाइस के द्वारा हो रहा है, वो जैसे माउस के द्वारा हो रहा है और आपके कीबोर्ड के द्वारा हो रहा है, और इसके अनुसार से हम कैसे हमारा HTML पेज को अपने इवेंट के अनुसार से रन कर सकते हैं, उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट को कैसे यूज़ करेंगे, उसको हम बोलते हैं इवेंट हैंडलिंग। इवेंट हैंडलिंग के कुछ टाइप्स हमने यहाँ पर बताया, जैसे कि ऑन क्लिक है, ऑन माउस ओवर है, ऑन माउस आउट है, ऑन लोड है, ये इवेंट है। ऑन लोड का मतलब होता है जैसे डॉक्यूमेंट HTML पेज को ब्राउज़र में हम ओपन करते हैं, जैसे ही वो डॉक्यूमेंट लोड होता है तो ऑन लोड ऑटोमेटिकली वर्क करता है। ऑन क्लिक का मतलब होता है कि माउस को हम जैसे क्लिक करते हैं तो वहाँ पर कोई प्रोग्राम हो वो एग्जीक्यूट हो जाए। माउस ओवर का मतलब होता है कि जैसे ही हम माउस को उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ लेके जाते हैं या वो बटन के साथ लेके जाते हैं तो वहाँ पर कौन सा इवेंट कौन सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, दैट इज़ माउस ओवर। माउस आउट, माउस का बटन यदि वहाँ पर गया है और वहाँ माउस का पॉइंटर वहाँ पर गया है और माउस का फोकस वहाँ से हट जाता है तो दैट इज़ अ माउस आउट। तो जैसे ही फोकस जाता है तो क्या होगा ओवर में, और वहाँ से बाहर निकलता है तो क्या होगा। तो ये सब इवेंट कहलाता है। इसी इवेंट को हम को हैंडल करते हैं, और वो हैंडल कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं एक एग्जांपल के द्वारा। जैसे एक एग्जांपल में हमने लिया है, एक इनपुट टाइप बटन हमने बनाया है, बटन का नाम हमने दे दिया है टाइप बटन है, उसका वैल्यू है क्लिक टू ऑर्डर, और जैसे ही हम वहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमको एक विंडो ओपन हो जाएगा परचेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑन क्लिक इज़ अ इवेंट, और जैसे ही हम क्लिक करेंगे उस बटन पे तो क्या वर्क होगा, विंडो डॉस अलर्ट परचेज, दैट इज़ अ जावास्क्रिप्ट। तो कोई भी हमने फंक्शन यदि हमने बनाया है, कोई फंक्शन कैसे काम करेगा, उस फंक्शन को हम इस इवेंट के साथ इस प्रकार से एम्बेडिंग करेंगे। ये जो दिख रहा है नीचे वाला लाइन, वहाँ पर विंडो डॉट अलर्ट प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शन के यूज़ किए हैं। यहाँ पर आप चाहते हो तो अपना खुद का फंक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप सिंपल आप ऐड करने का प्रोग्राम बना सकते हो। ऐड करने का मतलब आप एक दो टेक्स्ट बॉक्स बना लो, तीन टेक्स्ट बॉक्स बना लो, पहले में कोई वैल्यू डाल दो, दूसरे में कोई वैल्यू डाल दो, एक बटन बना दो। बटन को जैसे ही क्लिक करें तो क्या हो जाए, वहाँ पर दोनों का नंबर को जोड़ के तीसरे टेक्स्ट बॉक्स में दिखा दे। तो एक ऐड फंक्शन आप बना लो। ऐड फंक्शन में आप ले लो आर्गुमेंट के रूप में टेक्स्ट 1 का जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट 2 का जो टेक्स्ट है, उसको टेक्स्ट 3 में आपने डाल दिया। उसकी एक नेम प्रॉपर्टीज़ होगा जैसे HTML में आपको बताया गया होगा। और एक उसी फंक्शन को जो हमने ऐड फंक्शन हमने अभी देखा है फंक्शन कैसे बनाते हैं नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में, तो उस फंक्शन को हम यहाँ पर लिख देंगे। जो भी फंक्शन मान लो हमारा ऐड फंक्शन, हम यहाँ पर उसी ऐड को हम यहाँ कॉल कर लेते हैं ऐड, और उसमें आर्गुमेंट हमने दे दिया जो वैल्यू कहाँ से आया है, वेरिएबल का दे दो या जहाँ से भी वैल्यू है उसको दे दो। और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली उस फंक्शन का जो रिटर्न वैल्यू है वो कहाँ चला जाएगा, उस टेक्स्ट बॉक्स में चला जाएगा। तो इस तरीके से हम इंटरेक्टिव प्रोग्राम जो HTML का जो आपका जावास्क्रिप्ट का जो हम यूज़ करते हैं वो इंटरेक्टिव वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट
देखते हैं कि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का मेन एडवांटेज है लेज सर्वर इंटरेक्शंस। सर्वर से ज़्यादा इंटरेक्शंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशंस है वो इस इंफॉर्मेशन को हम क्लाइंट साइड में ही चेक कर लेते हैं, उसको सर्वर को भेजने के पहले ही। इसका मतलब यह है कि लोड सर्वर पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यदि हम यहाँ पर चेक नहीं करेंगे तो सर्वर चेक करेगा, तो सर्वर जब चेक करेगा तो सर्वर के पास ट्रैफिक बढ़ जाएगा। तो जावास्क्रिप्ट का मुख्य एडवांटेज है कि हम जावास्क्रिप्ट के द्वारा हम सर्वर का लोड को कम कर सकते हैं। जो सर्वर चेक करने वाला इन्फॉर्मेशन है उसको हम क्लाइंट साइड में चेक कर लेते हैं। दूसरा है इमीडिएट फीडबैक टू द विजिटर्स। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इमीडिएट फीडबैक देता है विजिटर को तुरंत। यदि कोई भी चीज़ भूल जाते हैं या कुछ भी हो जाता है तो हम प्रोग्राम के द्वारा वो जो क्लाइंट है उसको पेज लोड करते समय ही वो देख लेता है। तो पेज लोड करते समय उसको वेट करने की ज़रूरत नहीं होता है। वो सारा इन्फॉर्मेशन जो भी भूल गया है उसको तुरंत लोड करते समय ही दिख जाता है। इंक्रीज्ड इंटरेक्टिविटी का मतलब होता है कि हम इवेंट हैंडलिंग के द्वारा हम अपने वेब पेज को बहुत ही अच्छा इंटरेक्टिव क्रिएट करते हैं, तो ये एक एडवांटेज है। रिचर इंटरफेस है। जावास्क्रिप्ट के पास बहुत सारे ड्रैग एंड ड्रॉप कंपोनेंट्स है, स्लाइडर है, जिसके द्वारा साइट को हम विजिट कर सकते हैं और बहुत ही प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शन का यूज़ करके बहुत इंटरेक्टिव वेब पेज अपन डिफाइन कर सकते हैं। लिमिटेशंस। जावास्क्रिप्ट का लिमिटेशंस है, एक्चुअल में ये फुल फ्लेज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इसका कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स भी है तो कुछ इसका लिमिटेशंस भी है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो होता है क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। सर्वर साइड प्रोग्रामिंग में ज़्यादातर हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। और क्लाइंट साइड में यह किसी फाइल को रीड और राइट करने का फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करता है, और ये सिक्योरिटी रीजन के कारण होता है। तो हम जावास्क्रिप्ट में क्लाइंट साइड में कोई भी अलाउ नहीं करता किसी भी फाइल को रीड और राइट करने का। जावास्क्रिप्ट नेटवर्किंग एप्लीकेशंस में यूज़ नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। जावास्क्रिप्ट में मल्टी थ्रेडिंग और मल्टी प्रोसेसर की कैपेबिलिटी नहीं है। जावास्क्रिप्ट लाइट वेट इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और जावास्क्रिप्ट जो है डायनेमिक एचटीएमएल और स्टैटिक एचटीएमएल पेज बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से जावास्क्रिप्ट का एडवांटेज हो गया और लिमिटेशंस हो गया। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शन थे जो अभी तक हमने पढ़ा है, उसमें से कुछ लाइब्रेरी फंक्शन है। उन लाइब्रेरी फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि आपको उस बोल सकता है कि कोई लाइब्रेरी फंक्शन 5 या 10 का नाम बताओ या उसका एक्सप्लेन करके लिखो एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चंस के लिए। इसलिए हमने यहाँ पर कुछ लाइब्रेरी फंक्शन के बारे में भी हम डिस्कशंस करते हैं। तो पहला लाइब्रेरी फंक्शन हम देखते हैं मैथमेटिकल फंक्शन जो होता है, जो मैथ ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। तो ABS फाइ जो एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है। सीलिंग है जो राउंडेड अप टू नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करता है। अप टू नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू जैसे 4.5 है या 4.3 है तो उसका नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू होता है अपेस्ट में 5। कॉस है, ये कोसाइन वैल्यू है एक्स का, एक्स यहाँ पर रेडियन में यूज़ होगा तो कॉस वैल्यू हमको निकालना है। एक्स EXP है, दैट इज़ अ एक्सपोनेंशियल ई के पावर की हम बात करते हैं। ई के पावर 1, ई के पावर 2, ई के पावर 3 क्या होता है उसकी हमको यदि वैल्यू चाहिए तो EXP 1 करते हैं तो ई के पावर 1 हो गया, E2 करते हैं तो ये एक्सपोनेंशियल ई के पावर 2 हो गया। इस प्रकार से एक्सपोनेंशियल वैल्यू हमको यदि चाहिए होगा तो EXP यूज़ करेंगे। फ्लोर फंक्शन का यूज़ होता है रिटर्न द नियरेस्ट राउंडेड इंटीजर लोएस्ट डाउन इंटीजर। जैसे 4.1 है तो 4 ही आएगा, 4.6 है तो भी 4 आएगा। तो नियरेस्ट डाउन इंटीजर जो भी इंटीजर जो वैल्यू है उसका नियरेस्ट डाउन इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। तो यहाँ पर फ्लोरिंग और सीलिंग में यही अंतर है। सीलिंग जो होता है हाईएस्ट वैल्यू देता है इंटीजर का नियरेस्ट, जबकि फ्लोर होता है वो नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू देता है। लॉग एक्स है, ये लॉग एक्स नेचुरल लॉगरिथम्स है, ई बेस होता है, इसका जो भी वैल्यू होगा वो रिटर्न करेगा ई बेस पे।
लाख 5 की वैल्यू हमको निकालना है बेस ई पे, तो हम लॉग फंक्शन का यूज़ करेंगे। मैक्स फंक्शन है, यहाँ पर एक्स वाई जेड कोई एलिमेंट्स है उसमें से मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो मैक्स फंक्शन का यूज़ करेंगे। मिन फंक्शन है, मिनिमम नंबर हमको यदि निकालना है, जैसे 10, 5, 16 है तो मिनिमम वैल्यू हो गया 5 और मैक्स वैल्यू हो गया 16। पी ओ डब्ल्यू है, दैट इज़ अ पावर। ये एक्स टू द पावर वाई की वैल्यू यदि हमको निकालना है, जैसे मान लो कैलकुलेट करना है 2 to the power 3, तो 2 to the power 3 का वैल्यू होता है 8, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैसे, पी ओ डब्ल्यू 2, 3। तो इस प्रकार से 2 to the power 3 हम कोई एक्स टू द पावर वाई को कैलकुलेट करने के लिए पी ओ डब्ल्यू फंक्शन का यूज़, पावर फंक्शन का यूज़ करते हैं। रैंडम है, कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करना है 0 से 1 के बीच, तो रैंडम फंक्शन का यूज़ करेंगे। राउंड एक्स है, ये रिटर्न द वैल्यू ऑफ एक्स राउंडेड टू इट्स नियरेस्ट इंटीजर, जस्ट लाइक सीलिंग, नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू में राउंड अप करके देगा। साइन एक्स है, साइन की वैल्यू हमको निकालना है, उसके लिए हम साइन एक्स का फंक्शन का यूज़ करेंगे। स्क्वायर टी है, एस क्यू आर टी, दैट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। मान लो किसी इंटीजर वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालना है, जैसे कि 5 या 4 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो एस क्यू आर टी 4 करेंगे तो उसका आंसर 2 आएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। वैसे किसी भी नंबर का हम यहाँ पर डालेंगे तो उसका स्क्वायर रूट निकाल देगा। नेक्स्ट 10x है, तो टेंजेंट वैल्यू किसी भी एंगल का, ये भी रेडियन में ही होगा, तो 10x ये ट्रिग्नोमेट्रिकली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए हम यूज़ करते हैं। इस प्रकार से ये था मैथमेटिकल फंक्शन, जिसको जनरली जब हम HTML में जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे या जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग करेंगे तो हो सकता है इन फंक्शन का उपयोग करना पड़ जाए। नेक्स्ट फंक्शन होता है डेट ऑब्जेक्ट का। तो डेट ऑब्जेक्ट का कुछ हमने इंपॉर्टेंट फंक्शन को हमने यहाँ पर लिया है, जिसका यूज़ डेट कैलकुलेशंस करने के लिए हो सकता है, या डेट निकालने के लिए हो सकता है, या डेट देखने के लिए हो सकता है। तो इसमें जैसे गेट डेट, तो ये गेट डेट है, रिटर्न टू डे ऑफ द मंथ, ये रिटर्न करेगा महीने का उस महीने का 1 से 31 के बीच में जो भी डेट होगा। जैसे मान लीजिए आज की तारीख की यदि हम बात करें, तो आज जो भी डेट होगा उस डेट को यहाँ पर रिटर्न करेगा, और वो भी 1 से 31। मान लो अप्रैल है तो 5 अप्रैल है, तो ये जैसे अभी मई है, तो मई है तो 31 का है मई, ठीक है। और आज का डेट है मान लीजिए 4, तो ये रिटर्न करेगा 4। गेट डेट करेंगे तो क्या दिखाएगा, वो 4 दिखाएगा, क्योंकि 4 क्या है, आज का डेट है। गेट डे, तो रिटर्न द डे ऑफ द वीक, ये 0 से 6 रिटर्न करेगा। 0, 1, 2, 3, 0 को माने संडे, मंडे, ट्यूसडे, इस तरीके से 7 दिन होता है, तो इस प्रकार से ये रिटर्न करेगा। जैसे आज के डेट गेट डे हम बोलेंगे तो 1 रिटर्न करेंगे, 1 मीन्स मंडे। गेट फुल ईयर, ईयर को रिटर्न करेगा। जैसे हमने गेट फुल ईयर बोला तो आज कौन सी ईयर है, 2020, तो 2020 रिटर्न करेगा। गेट आवर्स, ये अभी का करंट आवर्स को रिटर्न करेगा, वो 0 से 23 के फॉर्मेट में है। जो आवर्स अभी हो रहा होगा, मान लो अभी हो रहा है 2 बज रहा है लगभग मान को, तो 2 एंट्री करेगा। सेम चीज़ है गेट मिनट्स, तो अभी का जो मिनट्स कितना हो रहा है, मान लो अभी 40 मिनट्स हो रहा है तो 40 रिटर्न करेगा, ये 0 से 59 तक। गेट मंथ, ये आज का महीने का रिटर्न करेगा 0 से 11, 0 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस तरीके से जो आज का डेट मंथ होगा उसको रिटर्न करेगा। गेट सेकंड, ये एग्जैक्ट सेकंड वैल्यू रिटर्न करेगा, जिस समय हम इसको रिटर्न करेगा उस समय जो सेकंड होता रहेगा सिस्टम टाइम में उसको रिटर्न करेगा। सेम चीज़ है गेट टाइम, तो ये टाइम जो रिटर्न करेगा ये मिली सेकेंड, मिड नाइट से अभी तक जितने सेकंड हुआ होगा उसको कैलकुलेट करके रिटर्न करेगा मिली सेकंड में। तो इस प्रकार से ये था डेट ऑब्जेक्ट का फंक्शन, जिसमें हमको ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती है डेट, मंथ, ईयर की ज़रूरत पड़ती है, या आवर्स या मिनट की ज़रूरत पड़ती है। तो हम इन फंक्शन का यूज़ करके हम करेंट डेट, टाइम हम देख सकते हैं या निकाल सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है स्ट्रिंग फंक्शन। स्ट्रिंग फंक्शन में हमने कुछ स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन हम कर देते हैं। जैसे है स्ट्रिंग मेथड के अंतर्गत जो फंक्शन है CHAR 8, करेक्टर 8,
तो ये करेक्टर 8 का मतलब होता है कि जिस पोजीशन में कौन सा करेक्टर है उसको हमको लिखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे करेक्टर 8 0 हम लिखते हैं तो 0 पोजीशन दैट इज़ इंडेक्स नंबर पे, 0 नंबर पे उस स्ट्रिंग में जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू होगा उसको रिटर्न करेगा। जैसे राम हमने लिखा है तो करेक्टर 8 0 कर देंगे तो आर को रिटर्न करेगा, क्योंकि आर इज़ अ 0 पोजीशन। कॉन्केट, कॉन्केट का मतलब होता है दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करना और एक नया स्ट्रिंग बनाना। तो जब भी हमको दो स्ट्रिंग को, जैसे राम एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग में कुमार है, और राम और कुमार को यदि हमको ऐड करके तीसरा स्ट्रिंग यदि हम करना चाहते हैं तो कॉन्केट का यूज़ करेंगे तो वो राम कुमार होगा। एंड विथ, तो एंड विथ हम यहाँ पे चेक करने के लिए है, एंड्स विथ, चेक द वेदर अ स्ट्रिंग एंड्स द विथ स्पेसिफाइड स्ट्रिंग या करेक्टर। तो हमको यहाँ पर चेक करने के लिए है तो कोई स्ट्रिंग किसी पर्टिकुलर करेक्टर या स्ट्रिंग से एंड हो रहा है, उसको चेक करने के लिए होता है कि वो उसी से एंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इंडेक्स ऑफ, रिटर्न द पोजिशन ऑफ द फर्स्ट फाउंड ऑकुरेंस ऑफ अ स्पेसिफाइड वैल्यू इन द स्ट्रिंग। ये भी एक सर्च करने के लिए है इंडेक्स ऑफ। यदि हम कोई स्ट्रिंग को या किसी करेक्टर को हम किसी स्ट्रिंग या किसी स्ट्रिंग में खोज रहे हैं तो जैसे ही वो पहले पोजीशन पे आएगा वैसे ही उसके इंडेक्स को रिटर्न करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा स्ट्रिंग है राम कुमार, अब राम कुमार हमने लिख दिया है और हमने यहाँ पर इंडेक्स ऑफ के लिखते हैं, तो वो के जिस जगह पे पोजीशन होगा उस पोजीशन को वैल्यू को रिटर्न करेगा। लास्ट इंडेक्स ऑफ का मतलब होता है सेम चीज़ है, आखिरी में जो करेक्टर को पाएगा उसका जो इंडेक्स वैल्यू होगा उस स्ट्रिंग का उसको रिटर्न करेगा। तो इंडेक्स ऑफ में पहली वाले को करेगा और लास्ट इंडेक्स वाले में अंतिम वाले को करेगा। मैच, सर्च अ स्ट्रिंग फॉर मैच अगेंस्ट अ रेगुलर एक्सप्रेशन एंड रिटर्न द मैच। मैच का मतलब होता है उस स्ट्रिंग को सर्च करेगा, सर्च करने के बाद यदि वो मिल जाता है तो मिलने के बाद उस मैच को रिटर्न करेगा कि किस पोजीशन पे वो स्ट्रिंग मिला है। रिपीट, रिटर्न ए न्यू स्ट्रिंग विथ अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग। मतलब किसी भी स्ट्रिंग जो एग्जिस्टिंग है उसका नंबर ऑफ कॉपी हमको चाहिए तो वो रिपीट का यूज़ करेंगे, तो उससे उसी कॉपी को उतने नंबर ऑफ टाइम्स वो रिटर्न करके देगा, रिपीट करके देगा। रिप्लेस का मतलब होता है किसी भी स्ट्रिंग को किसी दूसरे वैल्यू से हम उसको रिप्लेस करना और नया स्ट्रिंग जनरेट करना। तो रिप्लेस मतलब होता है किसी भी, जैसे राम कुमार लिखा है तो राम श्याम लिखना है, तो कुमार को हमको रिप्लेस करके श्याम करना है तो हम उसमें रिप्लेस का यूज़ करके कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये स्ट्रिंग मेथड्स के कुछ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के कुछ मेथड्स हैं जो स्ट्रिंग साइड में यदि हम प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए यूज़ होगा। और बहुत सारे हैं, टू अपर केस है, टू लोअर केस है, टू टाइट केस है, कैपिटलाइज है। तो इस प्रकार से बहुत सारे और स्ट्रिंग के मेथड्स हैं जो आप यदि पढ़ना चाहोगे तो आप पढ़ सकते हो उसको। नेक्स्ट हम देखते हैं, इस प्रकार से जावा स्क्रिप्ट से संबंधित लगभग आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली हमने कंप्लीट कर दिया है। और लास्ट टॉपिक जो बचता है उसका इंट्रोडक्शन हम देखते हैं, दैट इज़ अ वीबी स्क्रिप्ट। तो वीबी स्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन माइक्रोसॉफ्ट ने 1996 के आसपास किया था, जिसका पहला वर्जन था 1.0, और वीबी स्क्रिप्ट का जो करेंट वर्जन है अभी 5.8 है, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 और या विंडो 7 के बेस पे है। वीबी स्क्रिप्ट जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है बहुत ही पॉपुलर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, और ये ऑटोमेशन टूल टेस्ट क्विक टेस्ट प्रोफेशनल QTP में यूज़ किया जाता है। विंडो स्क्रिप्टिंग होस्ट which is used mostly by window system administration for automating the window DOS। तो वीबी स्क्रिप्ट का एक्चुअल में माइक्रोसॉफ्ट विंडो के द्वारा है, तो जितने भी विंडो एप्लीकेशन है जहाँ विंडो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पर, विंडो डेस्कटॉप है वहाँ पर यूज़ ज़्यादातर हम करते हैं। वी स्क्रिप्ट जो है जैसे एक हमने देखा कि एक्टिव सर्वर पेज जो होता है, तो एक्टिव सर्वर पेज इन्वायरमेंट जहाँ पर हम डायनेमिक वेब पेज क्रिएट किया जाता है वहाँ पर भी हम वीबी स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं और जावा स्क्रिप्ट का भी यूज़ किया जाता है। तो एक्टिव सर्वर पेज के स्क्रिप्टिंग में जो डायनेमिक हमको वेब पेज बनाने के लिए वीबी स्क्रिप्ट ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि एक्टिव सर्वर पेज भी विंडो बेस्ड है, विंडोज़ का ही है, माइक्रोसॉफ्ट का है, तो वो ज़्यादा
कंपेटिबिलिटीज़ है। वीबी स्क्रिप्ट का क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर में यूज़ करते हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो वीबी स्क्रिप्ट के क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक्स में भी जनरली वीबी स्क्रिप्ट ही रन होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो बना है वहाँ पर जो वर्क होता है वो वीबी स्क्रिप्ट में ही उसको रन किया जाता है। तुम्हारा आपका माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर है उस क्लाइंट साइड, वो भी वीबी स्क्रिप्ट का है। तो इस प्रकार से वीबी स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट में कोई अंतर नहीं है, लिखने के तरीके में अंतर है, दोनों में फंक्शन का थोड़ा बहुत अंतर है। जबकि जावा स्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है, वीबी स्क्रिप्ट केस सेंसिटिव नहीं होता है। वीबी स्क्रिप्ट में प्रोग्रामिंग करना बहुत ही आसान होता है यदि हम कंपेयर करें जावा स्क्रिप्ट के साथ तो। और बाकी सारा चीज़ें जो फैसिलिटी अवेलेबिलिटी है वो दोनों में लगभग एक ही प्रकार है। तो एक एग्जांपल के द्वारा हम देख सकते हैं ये एग्जांपल वीबी स्क्रिप्ट को हम कैसे यूज़ करेंगे अपने HTML पेज में। तो एक दो एग्जांपल हम देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने स्क्रिप्ट लैंग्वेज के जावा स्क्रिप्ट जगह हमने वीबी स्क्रिप्ट लिख दिया है और टाइप हमने दे दिया टेक्स्ट ऑब्लिक वीबी स्क्रिप्ट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट ऑलरेडी ये डॉक्यूमेंट का ही ऑब्जेक्ट है, तो इसमें कोई है नहीं क्योंकि वीबी स्क्रिप्ट ही इसको यूज़ करता है। हेलो डॉट वर्ड सेम चीज़ है यहाँ पर भी। स्क्रिप्ट लैंग्वेज वीबी स्क्रिप्ट हमने किया कि वेरिएबल डिक्लेरेशन में भी उतना को यहाँ पर देखिए वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए VAR की ज़रूरत नहीं पड़ता है। मतलब आप देख सकते हैं कि जावा स्क्रिप्ट में यदि हम कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो VAR कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए कोई भी कीवर्ड की ज़रूरत नहीं है। जो हम नाम दे देते हैं उसमें कोई भी वैल्यू हम डाल देते हैं तो वीबी स्क्रिप्ट ऑटोमेटिक समझ जाता है उस वैल्यू को देख के कि वो इंटीजर टाइप का है कि स्ट्रिंग टाइप का है। तो इसलिए मोर कंफर्टेबल है वीबी स्क्रिप्ट में प्रोग्रामिंग करना। चूँकि यहाँ पर सिर्फ इंट्रोडक्शन है आपके सिलेबस में, तो हम ज़्यादा उसका डिटेल्स में नहीं जाएंगे। जावा स्क्रिप्ट का मेन फुल फ्लेज आपके सिलेबस में, इसलिए हमने जावा स्क्रिप्ट को बहुत ही डिटेल्स में पूरे सिलेबस को कवर किया है। और वीबी स्क्रिप्ट में इंट्रोडक्शन, यदि वीबी स्क्रिप्ट के बारे में कुछ आता है लिखने के लिए तो आप वीबी स्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन देने के बाद एक एग्जाम्पल के द्वारा उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका इस यूनिट का जो 4th यूनिट का जो सिलेबस है HTML एंड जावा स्क्रिप्ट, इस प्रकार से 1 से लेकर 7 लेक्चर में कंप्लीट किया गया है। आप सारे लेक्चर्स को आप पहला लेक्चर से लेकर अंतिम लेक्चर तक आप लाइन से आप देखते जाएंगे, तब आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और यदि किसी प्रकार का कोई क्वेरीज होगा तो ज़रूर आप हमको मेल करेंगे या मैसेज आप इस YouTube में आप कमेंट्स ज़रूर कर देंगे, तो हम हो सकता है कि उसके संबंध में एक सेपरेट और लेक्चर तैयार करके आप लोगों को भेज सकें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।